बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू SWS लर्न ऑल ओनली यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कोर्स कोड 305 का 2024 का पास्ट पेपर सोल्व करना। स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन को देखेंगे। इसके 15 शॉर्ट क्वेश्चन हैं। हर शॉर्ट क्वेश्चन को हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। देन इसके 3 लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है वाई 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल इज अ स्ट्रोंगर एसिड देन फिनोल। Yes, 2,4,6 trinitrophenol is strong acid than phenol due to presence of 3 electron withdrawing nitro groups which stabilize the phenoxide ion formed after deprotonation, making it easier to release an electron ion, hence increasing its acidity as compared to phenol. क्यों? क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप होते हैं ना वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं और ज़्यादा अट्रैक्ट करने की वजह से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींच रहे थे, इसलिए बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाता है और एच यानी प्रोटॉन ईजिली रिमूव हो जाता है। तो इसलिए 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनाइल स्ट्रॉन्गर एसिड है। क्वेश्चन नंबर बी है ड्रा chair isomers of cis and trans isomer of 1,4-dimethyl cyclohexane। ये हमारे पास चेयर फॉर्म है 1,4-डाईमिथाइल साइक्लोहेक्सेन की। एक ट्रांस फॉर्म है और एक सिस फॉर्म है। देन क्वेश्चन नंबर 3 है स्ट्रक्चर ऑफ कन्फर्मेशन आइसोमर C4H10। सो हमने एन ब्यूटेन के कन्फर्मेशन आइसोमर्स बनाने। तो ये फॉलोइंग कन्फर्मेशन आइसोमर्स है। पहला है 0 डिग्री पे फुली इक्लिप्स, दूसरा है 60 डिग्री पे स्क्यू स्कैटर्ड, तीसरा है स्क्यू इक्लिप्स्ड, चौथा है तीनों मिथाइल ग्रुप एंटी पर है तो फुली स्टैगर्ड, उसके बाद स्क्यू इक्लिप्स्ड एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 300 सेंटीग्रेड पे हमारे पास फिर स्क्यू स्टैगर्ड आएगा। देन क्वेश्चन नंबर डी है डिफाइन फील्ड इफेक्ट। देयर इज अ इफेक्ट सिमिलर टू इंडक्टिव इफेक्ट विच ऑपरेट either थ्रू स्पेस ऑफ सराउंडिंग द मोलिक्यूल्स और सोल्यूशन थ्रू सॉल्वेंट मोलिक्यूल इज कॉल्ड फील्ड इफेक्ट। ये जो फील्ड इफेक्ट होता है बिल्कुल सिमिलर होता है इंडक्टिव इफेक्ट की तरह। ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है थ्रू बॉन्ड से जो इफेक्ट होता है, लेकिन जो फील्ड इफेक्ट होता है ये स्पेस से या किसी सोल्यूशन में कोई सोल्यूट मौजूद है तो सॉल्वेंट के मोलिक्यूल से जो इंट्रैक्शन है वो इफेक्ट फील्ड इफेक्ट कहलाता है। द फील्ड इफेक्ट ऑपरेट नो थ्रू बॉन्ड, ये बॉन्ड से नहीं होता बट डायरेक्टली थ्रू स्पेस, या स्पेस से हो सकता है या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल से हो सकता है। हमारे पास 2 एग्जांपल है। एक एग्जांपल में देखिए, पहले एग्जांपल में जहाँ COOH है उसी साइड पे क्लोरीन एटम्स है तो दोनों की आपस में रिपल्जन होगी, pKa वैल्यू ज़्यादा होगी यानी ये वीकर एसिड होगा। अब जो दूसरी वाली एग्जाम्पल उसमें देखें जहाँ COOH ग्रुप है बिल्कुल उसके ऑपोजिट साइड पे हमारे पास क्लोरीन ग्रुप है। अब देखो दोनों ऑपोजिट साइड पे हैं, दोनों की रिपल्जन कम होगी और ये स्ट्रोंगर एसिड होगा, इसलिए इसकी pKa वैल्यू थोड़ी कम होगी पहले की निस्बत। देन हमारे पास क्वेश्चन है गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग विद रीजन। अब 2 हमें अल्कीन्स दी गई हैं, इन दोनों की हमने रीज़न बतानी है कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। एक ट्यूब्यूटीन है और एक 1-ब्यूटीन है। तो ट्यूब्यूटीन है ना वो ज़्यादा स्टेबल है देन 1-ब्यूटीन बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ अल्काइल ग्रुप विच हैज़ पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। द अल्काइल ग्रुप रिपेल द इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स double bond and stabilize the double bond. So the 2-butene is more substituted and 1-butene and 2-butene will be more stable. जो
अल्कीन ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट होगी ना, वो ज़्यादा स्टेबल होगी। तो 2 ब्यूटीन में देखें तो इधर भी मिथाइल ग्रुप है, दूसरी तरफ भी मिथाइल ग्रुप है, ये ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल है। लेकिन 1 ब्यूटीन में देखें तो एक ही तरफ अल्काइल ग्रुप अटैच है, दूसरी तरफ अल्काइल ग्रुप नहीं है, इसलिए ये कम स्टेबल है। अगला क्वेश्चन है वाई डाइक्लोरो इथानोइक एसिड इज स्ट्रोंगर देन इथानोइक एसिड। तो डाइक्लोरो इथानोइक एसिड स्ट्रोंगर एसिड है देन इथानोइक एसिड। क्यों? क्योंकि जो क्लोरीन ग्रुप्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, इनकी नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करते। जब ये अपनी तरफ पुल करते हैं तो जो बॉन्ड होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, उस बॉन्ड की डेंसिटी ज़्यादा ऑक्सीजन पे आ जाती है, इसलिए प्रोटॉन ईजिली रिमूव हो जाता है। तो इसलिए डाई क्लोरो इथानोइक एसिड स्ट्रोंगर एसिड है देन इथानोइक एसिड से। अगला क्वेश्चन है वाई इज के एंड के बी एंड व्हाट इज देयर सिग्निफिकेंस। के ए क्या है और के बी क्या है, हमने इसकी सिग्निफिकेंस भी बतानी है। तो के ए क्या है, रिप्रेजेंट द एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बाय इंडिकेटिंग हाउ मच इट डिसोसिएट इन वाटर। एंड के बी क्या है, ये बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट है विच मेजर द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस बाय हाउ विच इट डिसोसिएट इन वाटर। सिग्निफिकेंस क्या है, बोथ के बी एंड के बी आर यूज टू quantify the extent to which an acid and base ionize in solution, allowing comparison of their relative strength. Larger Ka value indicate a stronger acid while larger Kb value indicate a stronger base. जितनी ज़्यादा Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन बनिस्बत Pka वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना वीक एसिड होगा। एक्सप्लेन द टर्म मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन आ जाए या मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन आ जाए तो दोनों टर्म सेम है। तो मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन दैट इन्वॉल्व द कंडेंसेशन ऑफ 2 डिफरेंट कार्बोनाइल कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेस कैटलिस्ट। कंडीशन क्या है मिक्स्ड अल्डोल कंडेंसेशन, प्रोडक्ट कैन बी ऑब्टेन इफ वन ऑफ अगर जो दोनों कार्बोनाइल में से एक ऐसा कार्बोनाइल लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा और एक ऐसा लेना जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। ठीक है, दो हमने अल्डिहाइड लिए, एक अल्डिहाइड है जिसमें एक तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है और दूसरा अल्डिहाइड है उसमें कोई मिथाइल ग्रुप नहीं लगा हुआ, यानी फोम अल्डिहाइड और दूसरा एस्टिक अल्डिहाइड है। इस जो पहला है उसमें देखिए 3 हाइड्रोजन है जो अल्फा कार्बन के साथ जुड़े हुए, और जो दूसरे वाला फॉर्मिक एसिड है उसमें देख फॉर्म अल्डिहाइड है तो उसमें देखो कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं होगा। इन दोनों का रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली बेस, तो हमारे पास प्रोपानल बनेगा, प्रोपिनल। ठीक है, उसमें क्या होगा कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन भी होगा और डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होगा 2 कार्बन के दरमियान। अगला हमारा क्वेश्चन है कैन अ कंपाउंड बी कायरल इटसेल्फ विदाउट हैविंग एनी कायरल सेंटर इन इट एंड इन कॉन्ट्रास्ट कैन अ कंपाउंड नॉन कायरल इटसेल्फ डिस्पाइट हैविंग कायरल कार्बन इन इट। इफ आंसर इज येस देन गिव एग्जांपल्स इन ईच कंपाउंड। पहले उन्होंने कंडीशन बताई कि आपने ऐसा कंपाउंड बनाना है जो कायरल है लेकिन उसके अंदर कोई कायरल सेंटर नहीं है, तो हमारे पास ऐसा कंपाउंड होता है जो खुद कोई कायरल सेंटर नहीं रखता लेकिन एज अ जो होल कंपाउंड है वो कायरल होता है। इसकी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास आएगा अलीन्स, बाइफिनाइल्स, स्पायरो कंपाउंड्स। ये क्या है, इनमें कायरलिटी पाई जाती है लेकिन इनके पास कोई कायरल सेंटर नहीं होता, कोई ऐसा कार्बन नहीं होता जो डिफरेंट कंपाउंड्स या डिफरेंट एटम से जुड़ा हो। आगे हमारी दूसरी कंडीशन थी, हमने ऐसा कंपाउंड बताना है जिसके पास कायरल सेंटर हो लेकिन वो होल कंपाउंड नॉन कायरल हो। तो मीज़ो कंपाउंड ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नॉन कायरल होते हैं लेकिन फिर भी उनके पास कायरल सेंटर होने के बावजूद वो नॉन कायरल होते हैं, जैसे मीज़ो 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। तो ये देखें, इसको दरमियान से अगर हम मिरर देखें तो जो दोनों लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा है दोनों एक दूसरे के मिरर इमेजेस है, ऊपर और नीचे वाला हिस्सा। Then can differentiate between epimers and anomers. Anomers is a type of stereoisomer different in the configuration at a एसिटल और हेमीएसिटल कार्बन होता है। एनोमेरिक कार्बन के ऊपर कन्फिगरेशन अगर डिफरेंट हो तो वो एनोमर्स होते हैं, और एपिमर्स में क्या होता है कि डिफरेंट होते हैं ईच अदर ओनली एट 1 कायरल एटम। कायरल एटम पे कन्फिगरेशन डिफरेंट होती है।
एनोमर्स जो होता है ना वो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक दोनों में होता है। जो एपीमर्स होता है ना वो सिर्फ साइक्लिक में होता है। तो यहाँ आपने देख लेना जो साइक्लिक वाले मॉलिक्यूल वो एपीमर्स में आना है, और एपीमर्स का जो लिखा हुआ वो एनोमर्स में आना है। जैसे एग्जाम्पल में भी देख रहे हैं, एनोमर की एग्जाम्पल में क्या है, डी ग्लूकोज और डी मैनोज। एनोमेरी कार्बन के ऊपर कन्फिगरेशन डिफरेंट है, और एपीमर्स में देखें तो डी ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज आ रहे हैं। ठीक है, देन अगली एग्जाम्पल है, अगला क्वेश्चन है वाई C3873N इज वीक बेस देन C3872NH वेयर वाई व्हेन वाटर इज यूज्ड एज सोलवेंट। तो ज़्यादातर ऐसे होता है कि जो ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट बेस होती है ना, अगर उसके साथ अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूएट है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होगी। लेकिन अगर किसी सोलवेंट में ले रहे हैं ना तो जो कंडीशन है वो उल्ट हो जाएगी, जो उसमें ज़्यादा अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो कम बेसिक होगी, जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे वो ज़्यादा बेसिक होगी। क्यों? क्योंकि वो सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स जिसके साथ कम अल्काइल ग्रुप जुड़े होंगे ना उसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे, और जिसके साथ ज़्यादा हाइड्रोजन एटम जुड़े होंगे वो इजीली सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा। लेकिन जिसके साथ अल्काइल ग्रुप ज़्यादा जुड़े हैं तो उसके साथ हाइड्रोजन एटम कम जुड़े हैं। इसका मतलब ये है कि वो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के जो ऑक्सीजन एटम है उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकेगा और वो कम बेसिक होगा। जैसे आपको इधर नज़र भी आ रहा होगा, पहली बेस है जिसके साथ 3 अल्काइल ग्रुप्स अटैच है, वो सिर्फ एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा वाटर के साथ, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वो एक हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जो दूसरे वाला है वो 2 प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद एक, और वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा सोलवेंट के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। देन है एल ड्रा हाइब्रिड ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथीन, तो आप इसकी हाइब्रिड डायग्राम दे सकते हैं। देन है सिंथेसाइज फॉलोइंग फ्रॉम मेलोनिक ईस्टर, तो इन्होंने कंपाउंड दिया गया, इन्होंने कहा मेलोनिक ईस्टर से सिंथेसाइज करें, तो इसकी मैंने सिंथेसाइज लिखी हुई है। मिथाइल ब्रोमो एसीटेट हमने यूज़ किया हुआ है और साथ मेलोनिक ईस्टर, इन दोनों का आपस में रिएक्शन किया है तो हमारा जो प्रोडक्ट था जो हमें चाहिए था वो बन गया। देन है डिफरेंस बिटवीन एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स, तो एनेंटियोमर्स जो होते हैं ना वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होती है, और डायस्टीरियोमर्स जो होते हैं ये नॉन मिरर इमेजेस होती हैं, यानी ये दो एक दूसरे के मिरर इमेजेस नहीं होते। जैसे आप एग्जांपल में भी दे सकते हैं, एनेंटियोमर में 2 मिरर इमेजेस हैं लेकिन नॉन सुपर इम्पोजिबल है, और इसमें देखें एग्जांपल, इसमें 2 मिरर इमेजेस है ही नहीं, तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे। डायस्टीरियोमर्स में प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है लेकिन एनेंटियोमर्स में कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। दूसरा है डेजिग्नेट द फॉलोइंग स्ट्रक्चर एज आर एंड एस कन्फिग्रेशन, तो आपने पहले सबसे पहले कंपाउंड पे 1 2 ऑर्डर दे देना, और जो लोएस्ट प्रायोरिटी ऑर्डर होगा ना उसको डॉटेड वाली पे लेके आना, रोटेट करके उस ग्रुप को डॉटेड वाली ग्रुप पे ले आना। जैसे मैं एक कंपाउंड में CHO अल्डिहाइड वाला ग्रुप है वो लोएस्ट प्रायोरिटी वाला ऑर्डर है, उसको मैंने डॉटेड लाइन पे लें, डॉटेड लाइन पे लाने के बाद उसके R एंड S आइसोमर बना लिए। इसी तरह बी में हमारे पास लोएस्ट प्रायोरिटी कौन सी थी, मिथाइल, तो मिथाइल को रोटेट करते हुए हम डॉटेड पे लेके आए और उसके R एंड S आइसोमर्स बना दिए। देन लॉन्ग क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 का पार्ट 2 है अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। तो अल्काइलेशन क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड्स क्या हो गया, एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड में हमने अल्काइल ग्रुप ऐड करना है तो इसको कह देंगे अल्काइलेशन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड। द अल्काइलेशन रिएक्शन इन्वॉल्व द सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन अल्काइल ग्रुप for an hydrogen atom in active methylene compound. This reaction typically occur in the presence of strong base such as the sodium ethoxide and sodium terbutaoxide. जैसे आप रिएक्शन में भी देख सकते हैं, हमने एक्टिव मिथाइलिन कंपाउंड लिया और इसमें हमने अल्काइल ग्रुप ऐड किया तो इसकी अल्काइलेशन हो जाएगी। एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह R लगा दिए और दूसरा हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही रहेगा। मैकेनिज्म है क्या होगा कि हमारे पास कोई भी बेस आएगी वो हाइड्रोजन को ले लेगी, फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा। अब जो वो न्यूक्लियोफाइल है वो हमारे अल्काइल हैलाइड पे अटैक करके उसमें से अल्काइल ग्रुप ले लेगा और हमारे पास अल्काइलेशन हो जाएगी।
दूसरे क्वेश्चन का पार्ट ए है कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन। तो हमने ब्यूटेन की एग्जांपल ले लेनी है। जैसे ये ब्यूटेन इधर मैंने बना दिया, हमने ब्यूटेन को इथेन की तरह लेना है, लेकिन उस इथेन में तीन हाइड्रोजन होते हैं ना, एक एक हाइड्रोजन को निकाल के तो उसकी जगह मिथाइल ग्रुप लगा दें तो हमारे पास ब्यूटेन बन जाएगी। कार्बन 2 और कार्बन 3 को हमने देखना है। हमने देखा कि कार्बन 2 और कार्बन 3 के दरमियान क्या है, दोनों पे क्या 1 मिथाइल ग्रुप अटैच और 2 हाइड्रोजन आइटम है। अब इसके दरमियान भी फ्री रोटेशन होगी। फ्री रोटेशन होने की वजह से इसके नंबर ऑफ कन्फर्मेशंस आएंगे। इसके 4 तरह के कन्फर्मेशन आते हैं, फुली इक्लिप्स्ड, फुली स्टैगर्ड, स्क्यू स्टैगर्ड और स्क्यू इक्लिप्स्ड। तो इसके पॉसिबल कन्फर्मेशन है, पहला 0 डिग्री पे, दूसरा 60 डिग्री पे। पहले में दोनों मिथाइल ग्रुप 0 डिग्री पे, दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो ये फुली इक्लिप्स्ड होगा। अब दूसरे में देखो स्क्यू स्टैगर्ड में दोनों मिथाइल ग्रुप के दरमियान 60 डिग्री का एंगल है। अब तीसरे पे देखो तो ये भी इक्लिप्स्ड है, लेकिन दोनों मिथाइल ग्रुप के दरमियान 120 का एंगल है, इसलिए पार्शली इक्लिप्स्ड। अगला देखो, अगले में दोनों मिथाइल ग्रुप, एक मिथाइल ग्रुप ऊपर है तो दूसरा मिथाइल ग्रुप नीचे है, ये फुली स्टैगर्ड होगा और 180 डिग्री पे है ये। अब ये जो चौथे वाली है, पांचवें वाली सॉरी, इसमें देखो एक मिथाइल ग्रुप और दूसरे मिथाइल ग्रुप के दरमियान 240 डिग्री का एंगल है और दोनों ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म, लेकिन 240 डिग्री का एंगल होने की ये वजह से ये पार्शली इक्लिप्स्ड है। अब जो छठी है उसमें देखो दोनों मिथाइल ग्रुप के दरमियान 300 डिग्री का एंगल है, इसलिए स्क्यू स्टैगर्ड या पार्शली स्टैगर्ड भी कह सकते हैं। इसकी एनर्जी डायग्राम में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, जो सबसे कम स्टेबल होगा। अब जो फुली इक्लिप्स्ड है उसमें दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के आमने सामने, दोनों ही एक ही जगह पर और दोनों एक दूसरे के आमने सामने, इसलिए दोनों के दरमियान रिपल्जन होगी। रिपल्जन से इनकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी और जो एनर्जी है वो सबसे ज़्यादा हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी फुली इक्लिप्स्ड की होगी। फिर हमारे पास आएंगे दूसरे वाले इक्लिप्स्ड, पार्शली इक्लिप्स्ड, उनकी एनर्जी उससे थोड़ी सी कम होगी लेकिन उनकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। फुली इक्लिप्स्ड थोड़ी सी कम होगी। देन हमारे पास आ जाएंगे पार्शली स्टैगर्ड। जो पार्शली स्टैगर्ड्स हैं उनकी एनर्जी भी थोड़ी सी ज़्यादा होगी फुली स्टैगर्ड से। फुली स्टैगर्ड की एनर्जी सबसे कम है क्योंकि वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे से बहुत दूर है और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी और उससे थोड़ी सी ज़्यादा फुली स्टैगर्ड की होगी क्योंकि इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप्स के दरमियान 60 डिग्री का एंगल है, फिर भी थोड़ी रिपल्जन ज़रूर होगी। अभी रीज़न बता दिए, पार्शियल इक्लिप्स्ड मिथाइल ग्रुप एंड हाइड्रोजन और एडजेसेंट कार्बन आर प्रेजेंट। एडजेसेंट कार्बन के ऊपर मिथाइल ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप आ जाएगा, इसकी वजह से उनके दरमियान रिपल्जन होगी। लेकिन फुली इक्लिप्स्ड में देखें तो एनर्जी सबसे ज़्यादा है क्योंकि मिथाइल ग्रुप दोनों एडजेसेंट कार्बन पे आगे हैं और एक दूसरे के सामने। स्टेबिलिटी देखें तो फुली स्टैगर्ड की सबसे ज़्यादा है, स्क्यू स्टैगर्ड की उससे कम, स्क्यू इक्लिप्स्ड की उससे कम और सबसे कम है फुली इक्लिप्स्ड की। अगला क्वेश्चन है मैनेज रिएक्शन। हमने इसका मैकेनिज्म भी बताना और इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन भी बतानी है। द रिएक्शन इन विच कंपाउंड हैविंग एटलीस्ट वन एक्टिव हाइड्रोजन एटम कंडेंस विद फॉर्मल्डिहाइड एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस और अमोनिया टू गिव फाइनल प्रोडक्ट बीटा अमाइन कार्बोनाइल कंपाउंड आल्सो नोन एज मैनिच बेस इज कॉल्ड मैनिच रिएक्शन। जैसे रिएक्शन है, हमारे पास 3 रिएजेंट है इस रिएक्शन में, फॉर्मल्डिहाइड, प्राइमरी या सेकेंडरी अमाइन ले लिया और हमारे पास कीटोन ले लिया जिसके पास एक्टिव हाइड्रोजन है। तीनों ने मिलके हमारे पास बीटा अमाइन कार्बोनाइल बना दिया। मैकेनिज्म में देखिए सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सेकेंडरी अमाइन आएगा, हमारे फॉर्मल्डिहाइड पे अटैक करेगा और हमारे पास आयन बना देगा। अब उस आयन पे नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, जो कीटोन है उसकी एनोलाइजेशन होगी, वो कीटोन से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कीटो फॉर्म से इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तीसरे में क्या होगा कि जो हमारा आयन बना है और जो कीटोन की इनोल फॉर्म बनी है उन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा। जो डबल बॉन्ड वाली कार्बन है वो डबल बॉन्ड दूसरे जो आयन वाली कार्बन उसके ऊपर अटैक करेगा और उसके साथ जो डबल बॉन्ड है वो नाइट्रोजन पे शिफ्ट हो जाएगा और एंड प्रोडक्ट हमारे पास बीटा अमाइनो कार्बोनाइल बन जाएगा। फिर हमारे पास आ जाती है सिंथेटिक एप्लीकेशन। तो पहली एप्लीकेशन वही जो प्रोडक्ट बन रहा है, बीटा अमाइन कार्बोनाइल कंपाउंड्स बन जाते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं
दूसरा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ 2 डाईमिथाइल अमाइन मिथाइल साइक्लोहेक्सेन बनेगा, जैसे आप देख रहे हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट बना है। तीसरी सिंथेसिस ऑफ एंटी डिप्रेसेंट्स। हमारे डिप्रेशन को कम करने के लिए जो मेडिसिन वगैरह यूज़ होती है वो भी इसी प्रोसेस से यूज़ होती हैं, जैसे आप देख सकते हैं प्रोजेटाइन हमारे पास बन रही है इसी रिएक्शन से। चौथा है रिएक्शन इज आल्सो यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ सोप्स एंड डिटर्जेंट। पांचवा है दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ मैनी फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो ये थी इसकी सिंथेटिक एप्लीकेशन। अगला लॉन्ग क्वेश्चन है मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ कन्फिगरेशन ऑफ जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म हमें कैसे पता चलेगा कि ये सिस आइसोमर है, ये ट्रांस आइसोमर। तो इसके लिए डिफरेंट हम मेथड यूज़ करते हैं। सबसे पहला मेथड है हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि सिस और ट्रांस आइसोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस होता है। यहाँ कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं और डिफरेंस बताया गया। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है सिस का लोअर होता है और ट्रांस का ज़्यादा होता है। सिस में देखें तो सिर्फ 2 चीज़ें कम हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट और एक स्टेबिलिटी। हाँ, ये दोनों कम है, बाकी सारी चीज़ें ज़्यादा हैं। तो ट्रांस में ये दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, बाकी सारी चीज़ें कम होंगी। अब देख लेते क्यों मेल्टिंग पॉइंट जो है ट्रांस का ज़्यादा होता है देन सिस आइसोमर। बिकॉज सिस आइसोमर में क्या होगा कि दोनों ग्रुप्स सेम ही साइड पे होंगे और अनसिमेट्रिकल होंगे, और उनके दोनों ग्रुप एक ही साइड पे होने की वजह से क्लोज पैकिंग नहीं होगी क्रिस्टल लेटिस में। जबकि ट्रांस आइसोमर क्लोज, उसमें दोनों ग्रुप्स होंगे वो ऑपोजिट साइड पे होंगे। सिमेट्रिकल कंपाउंड होगा, क्लोज पैकिंग होगी, इसलिए वो ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। अब सोलिबिलिटी की बात कर ले, जो सिस आइसोमर है वो लेस क्लोजली पैक्ड होता है, ये हमने अभी पीछे पढ़ लिया। और उसके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होगी, क्योंकि दोनों जो ग्रुप है वो सेम साइड पे रिपल्जन शो करेंगे। तो वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होने की वजह से उसकी अट्रैक्शन जो है क्रिस्टल लेटिस में कम होगी और वो क्या करेगा, इजीली किसी भी चीज़ में सोलिबल हो जाए। जबकि ट्रांस है उसका कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होगा और वो दूसरे किसी भी सॉल्वेंट में इजीली सोलिबल नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट की बात करें, सिस का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि सिस जो है उसकी देखें तो दोनों ग्रुप एक ही साइड पे हैं, ट्रांस में देखें दोनों ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं। तो इस ग्रुप का डाइपोल मूवमेंट इस ग्रुप के डाइपोल मूवमेंट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन सिस में देखें दोनों एक तरफ ही होते हैं, इसलिए उनका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है और वो ऑपोजिट डायरेक्शन ना होने की वजह से कैंसिल आउट भी नहीं होते। दूसरा है स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। अल्ट्रावायलेट, इंफ्रारेड, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस आर यूज्ड टू डिटरमाइन द कॉन्फ़िगरेशन इन IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसीज नॉट शोन बाय ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो IR स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी नहीं शो करते, जबकि जो सिस आइसोमर होते हैं वो स्ट्रॉन्गली अब्जॉर्प्शन शो करते हैं। आगे हम दूसरा मेथड ये होता है कि हम केमिकल्स प्रॉपर्टीज़ को स्टडी कर लें, जैसे साइक्लाइजेशन। कुछ कंपाउंड्स होते हैं, जैसे हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड। अब जो फ्यूमेरिक एसिड और मैलिक एसिड है ना, इसमें जो मैलिक एसिड है ना उसमें 2 अल्काइल ग्रुप्स सिस पोजीशन में होते हैं, यानी सेम साइड पे होते हैं और वो इजीली वाटर रिमूव कर देते हैं 140 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। जबकि फ्यूमेरिक एसिड में ले तो उसके 2 COOH ग्रुप ऑपोजिट साइड पे होते हैं और वो इजीली किस तरह वाटर रिमूव करेंगे, एक तो दूसरी साइड पे है, तो उसमें साइक्लाइजेशन नहीं होगी। तो हम फ्यूमेरिक एसिड को हम मैलिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं 290 या 300 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे और फिर हमारे पास वो साइक्लाइजेशन शो करता है। जैसे इधर एग्जांपल ली गई है, एक तरफ हमारे पास है मैलिक एसिड, वो 150 सेंटीग्रेड पे साइक्लाइजेशन शो कर रहा है, एक तरफ हमारे पास है फ्यूमेरिक एसिड और उसको 300 सेंटीग्रेड पे हम हीट कप करेंगे तो वो हमारे पास मैलिक एसिड बनाएगा और मैलिक एसिड से इजीली साइक्लाइजेशन हो जाएगी और हाइड्रोलाइसिस से हमारे पास फिर दोबारा से मैलिक एसिड आ जाएगा। दूसरा मेथड है कोलिरेशन मेथड। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए दूसरा मेथड क्या है, कोलिरेशन मेथड। कोलिरेशन मेथड में क्या करते हैं, किसी भी अननोन कंपाउंड की कन्फिगरेशन हमने देखने की, सिस है ट्रांस है, तो हम क्या करेंगे उसको कन्वर्ट करेंगे किसी नाउन कंपाउंड की कन्फिगरेशन में। अब उसकी जो कन्फिगरेशन होगी वही हमारे पास जो कंपाउंड अननोन कंपाउंड है उसकी कन्फिगरेशन होगी। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्राइक्लोरोक्रोनिक एसिड, हम उसको हाइड्रोलाइज करेंगे तो वो हमारे पास फ्यूमरिक एसिड देगा या
रिडक्शन पे हमारे पास क्रोटोनिक एसिड देगा। अब क्रोटोनिक एसिड है वो हमारे पास ट्रांस आइसोमर है, इसलिए हम कहेंगे तो ट्राइक्लोरो क्रोटोनिक एसिड है वो भी हमारे पास ट्रांस आइसोमर। तो इसी तरह हमें पता चल गया कि उसकी कन्फिग्रेशन क्या थी। तीसरा है द कन्फिग्रेशन ऑफ ऑक्साइम। अब जो ऑक्साइम है उनकी कन्फिग्रेशन किस तरह फाइंड आउट की जाती है? बैकमैन रीअरेंजमेंट से। जो ऑक्साइम आइसोमर्स होते हैं ना उनको ट्रीट करते हैं एसिड एंड हाइड्राइड से। जब एसिड एंड हाइड्राइड से ट्रीट करते हैं, अगर तो उसमें जो OH ग्रुप है उसी के साथ हमारे पास अल्काइल ग्रुप है, इट इज़ ऑब्जर्व डैट द अरेंजमेंट ऑफ अल्काइल ग्रुप एंटी टू हाइड्रोक्सल। उसमें हाइड्रोक्सल और R एक दूसरे के एंटी है, R ऊपर है तो हाइड्रोक्सल नीचे है। तो इसमें क्या होगा कि हमारे पास अल्काइल ग्रुप जो है R ग्रुप वो नाइट्रोजन के साथ लगना ज़्यादा पसंद करेगा, इसलिए N सब्स्टिट्यूएंट एसिडामाइड बनेगा। लेकिन जिसमें दोनों एक दूसरे साइड एक ही साइड पे प्रेजेंट हो गए, जिस साइड पे OH है उसी साइड में R है, तो हमारे पास एसिडामाइड बनेगा, उसमें नाइट्रोजन के साथ अल्काइल ग्रुप जाके नहीं जुड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको हर क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छे से समझ आया तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मज़ीद इसी तरह की वीडियोज़ के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।